Dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject and dear students, सीबीएसई की तरफ से जो टर्म 2 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर इशू किया गया है फॉर दी सेशन 2021 टू। तो बच्चों उसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसा पेपर आएगा, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगी कि टोटल आपको 12 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से 1 टू 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के हैं, 4 टू 11 जो हैं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 12th क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क का होगा। इंटरनल चॉइस वहाँ पे रहेंगी, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, लॉग टेबल है और कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आइए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन ए का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 3 सेक्शन आने हैं तो फर्स्ट सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने पी के वैल्यू के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले तो बात मेरी याद रखना है कि जो पी के ए वैल्यू है, कि जितनी लोअर वैल्यू होती है, ठीक है, जितनी लोअर वैल्यू होती है नेगेटिव में, तो उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर वहाँ पे होता है, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर वहाँ होगा, ठीक है। मोर एसिडिक विल बी दी जो भी आपका लिक्विड है या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं बेंजोइक एसिड की। सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा होता है। ऐसे ही बच्चे फिनोल गिवन है, तो फिनोल यहाँ पे रहेगा फार्मूला बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगा देना है, यानी C6H5OH, ठीक है। उसके बाद बच्चों साथ में पिक्रिक एसिड गिवन है। पिक्रिक एसिड के केस में क्या होता है, यहाँ पे OH ही रहेगा, लेकिन इस केस में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ऑल आर ऑक्यूपाइड बाय दी NO2 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है बच्चे सैलिसाइल एसिड। सैलिसाइल एसिड में क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप ही रहता है और ये बच्चे आ जाता है COOH ग्रुप, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा बच्चे पिक्रिक एसिड का। कारण क्या है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन दोनों, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, उसपे ऊपर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देना है, जिसकी वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव का रिलीज इजीली होगा। तो एसिडिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा इसका आना है, तो इसकी जो पीके वैल्यू है लोएस्ट आएगी, ठीक है। पीके वैल्यू विल बी दी लोएस्ट वैल्यू फॉर द केस ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बच्चे सेकंड इस केस में क्या आएगा, उसमें सैलिसाइल एसिड आ जाना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है वो भी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बच्चे इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू सेकंड नंबर पे, मतलब हम फर्स्ट प्रेफरेंस लोएस्ट वैल्यू इसकी आनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे बच्चे बेंजोइक एसिड और लास्ट में फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखोगे, फिनोल ग्रुप, ठीक है। तो ये बच्चे इसका ऑर्डर रहेगा, ओके। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है असेटाल्डिहाइड कीटोन, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, इनको बच्चे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोक्सियल अमीन इसके ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए एल्डिहाइड कीटोन और मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ये सारे के सारे सभी ग्रुप में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे करता है, ये एक्चुअल में हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये बच्चे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O की फॉर्म्स में और ये ग्रुप ऐसे बन जाते हैं, मतलब इसमें ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। इसका नाम ऑक्साइम है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये अगर आप इसका मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ो तो ये बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, फॉलोड बाय फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आइए इसकी डिटेल में रिएक्शन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने फिर इजीली जो है आप मतलब कि जो ऑर्डर है वो फिर आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसमें मतलब कि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो अमोनिया बेसिक नेचर है, इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर अगर ये अटैक करेगा तो बच्चों ये कंपाउंड NH2, ठीक है, OH ऐसे एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, ये फिर अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेंगे। होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के वो इसके साथ लग जाएगी और ये बन जाएगा NaOH, ठीक है।
यहाँ 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है? उसके बाद बच्चों फिर क्या होता है, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, ठीक है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये बन जाएगा ऑक्साइड प्रोडक्ट, ठीक है? H2O। अब हुआ क्या कि कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अब डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन से ग्रुप हैं, ठीक है? यहाँ पे कौन से ग्रुप हैं, उसके ऊपर इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो इस केस में अभी हमने जो-जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं उसमें एक हमने ले लिया बच्चों एसिटाल्डिहाइड है हमारे पास, दूसरा है यहाँ पे कीटोन, ठीक है? तो तीसरा है यस ये था मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है? तो अगर आप इसका भी फ़ॉर्मूला बनाओ तो ये क्या बनेगा CH3C यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और ये 3 टाइम्स, ठीक है? और साथ में आ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मतलब कि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, दूसरी साइड पे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो लग जाना है, ठीक है? तो अब क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बच्चों यहाँ पे लग गया एक मिथाइल ग्रुप। इसने क्या करना है प्लस आई इफेक्ट शो पहले तो, ठीक है? प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा लेकिन ज़्यादा करेगा। इस केस में और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आ जाना है, ठीक है? तो इसका मतलब इस केस में प्लस आई इफेक्ट क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डी इंटेंसिफाई हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इज़िली अटैक नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ दिस वन, ठीक है? ये वाले ग्रुप में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम आ जाएगी। सेकंडली इसमें जो बल्की ग्रुप लगे हैं, बल्की ग्रुप होने के कारण बैक साइड से स्टीरिक हिंड्रेंस भी वहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो स्टीरिक हिंड्रेंस सेकेंडली प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आ गया और थर्ड नंबर पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है? यहाँ से हम ये भी बात कर सकते हो रिएक्टिव दैन कीटोन्स, ठीक है? कीटोन से ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया प्लस का इफेक्ट एंड स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है? यस बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या था? आगे क्वेश्चन थर्ड थर्ड ही है इसमें सी पार्ट वैसे तो आपने 2 ही करने हैं लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो हमने ये भी कर ही लेते हैं। ये है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड बेंज़ोइक एसिड इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल क्या है इथेनॉल जो-जो आपको मतलब मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक इथेनॉल दिया है, दूसरा दिया हुआ है क्या दिया है? इथेनोइक एसिड, ठीक है? इथेनोइक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH और साथ में दिया हुआ है बेंज़ोइक एसिड, ठीक है? तो बच्चों आपको पता है इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसमें बच्चे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है? क्योंकि ये बना देता है डाइमर, ठीक है? क्या बना देता है? डाइमर बना देता है लाइक दिस, ठीक है? और डाइमर बच्चे इस केस में बनेगा तो बेंज़ोइक एसिड के केस में भी बनेगा लेकिन बेंज़ोइक एसिड में C6H5 मॉलिक्यूल होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होगा? हाई, ठीक है? इसकी वजह से बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में रहेगा वो बेंज़ोइक एसिड का ही है, ठीक है? और सबसे कम किसका रहेगा? इथेनॉल का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में हो रही है, तो फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो ऑर्डर आपका रह जाएगा ये वाला, ठीक है? तो बच्चों ये आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अब इसमें क्या है? में आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है ए और दूसरा है बी, ठीक है? और लैम्ब्डा एम की वैल्यू ऑन डाइल्यूशन, ठीक है? ऑन डाइल्यूशन यहाँ पे बी की 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है और ए की 25 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है? तो इसमें से कौन-सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने ग्राफिकली जस्टिफाई करना है बच्चों। इस केस में आप लोगों को पता है जो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनकी कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, ठीक है? उनकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है? इट मीन्स उस केस में ज़्यादा बढ़ेगी ज़रूर डाइल्यूशन से लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है? और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम से बच्चे अब्रप्ट चेंज आती है तो ऐसे आएगा। इट मीन्स ये आपका ए सॉल्यूशन हो गया और ये बी सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकली हमने शो कर दिया तो बी जो है वो क्या बन गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। ये बच्चे हैं प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन से के लिए अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें बच्चे एल्डोल बनता है और उसके लिए कंडीशन होती है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ एच लाइक दिस। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री एसिटाल्डिहाइड है। दूसरा भी हम एसिटाल्डिहाइड ही ले लेंगे, लेकिन इस एसिटाल्डिहाइड में एटलीस्ट मतलब ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिस या कीटोन होना चाहिए एटलीस्ट उसमें वन अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। का कारण क्या होता है? कारण बच्चों इसका ये है क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जो ये है बच्चे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इसका रिलीज जो है एच का वो इजिली हो जाता है। अगर ये एच पॉजिटिव देगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, मतलब ये कार्बो अनाइन बना देगा। ठीक है, तो कार्बो अनाइन अगर ये बनाएगा तो इट मीन्स आगे फर्दर इसकी वजह स्टेबलाइजेशन भी पॉसिबल होती है। तो बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन किस में होता है, OH की प्रेजेंस में, OH मतलब NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ के बेस चाहिए हमें, तो जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऐसे लग जाती है इसके साथ, तो ये ग्रुप जो है ऐसे एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। ये होता है एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअल में अब जो क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम वो क्यों एसेंशियल है, कारण क्या है? क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे होगी तो जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, मतलब NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या करेगा, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस ग्रुप, ठीक है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव है, इजिली यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, इजिली यहाँ से H पॉजिटिव अगर निकल जाते हैं तो यहाँ बनता है बच्चे कार्बोनाइन। ठीक है, क्या बनता है, कार्बो अनाइन बनता है। और कार्बो अनाइन के जो ग्रुप है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा, ये वाले जो लोन पेयर है ये इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे जो कार्बन और दूसरी कार्बन है उसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वो एच आ जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसी वजह से यहाँ पे कि अटैक जो है इजिली हो सके, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट जो है एसेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज कैन बी इजिली रिमूव विद द हेल्प ऑफ बेस। जो हाइड्रोजन है उसको हमने बेस के साथ इजीली रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। क्वेश्चन यहाँ पे था कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड इन कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाई? तो दिस इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो एसिडिक नेचर होने के कारण जो बेस है, बेस इसके साथ इजीली अटैक कर देता है और जो रिजल्टिंग कार्बन आयन बनता है वो क्या होता है, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये बच्चे इसका आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन शो पॉजिटिव टॉलिंस रीजन। यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो नेगेटिव टॉलिंस टेस्ट, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये ग्रुप बच्चे क्या है यहाँ पे, दिस इज इस केस में कंपाउंड क्या था हमारा, एक सेकेंड, कंपाउंड था टू 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, बाकी इसके हाइड्रोजन हमने पूरे कर लेने हैं। तो बच्चों इस केस में देखो यहाँ पे फ्री जो कीटोन है, कीटोन के पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन एटम जो है नहीं होता, विच इज अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कंडीशन होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन ये वाली प्रेजेंट है तो वो फिर टॉलिन्स रिएजेंट जो कि वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ बच्चे ये क्या है, रिएक्ट कर देता है। ये सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। तो बच्चे टॉलिन्स रिएजेंट के साथ यानी कि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप कार्बोनाइल के साथ मतलब सीधी हाइड्रोजन जो है नहीं लगी हुई। ठीक है, तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा,
ये रीज़न क्या लिख दिया हमने, रीज़न यही लिखा कि जो टॉलिन्स रिएजेंट है दैट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? आप ये दोगे रीज़न इसका, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द कार्बन-कार्बन बॉन्ड, ठीक है? कार्बन-कार्बन बॉन्ड इन कीटोन्स, थस कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चे सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी क्या है? इसमें है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है? कि हम एनिलीन यहाँ से नहीं बना सकते। पहले तो आप लोगों ने एक रिएक्शन करी थी, उसमें क्या था कि अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है जो कंपाउ यहाँ से हाइड्रोजन जो है तब तक रिमूव होती रहती है जब तक सारी की सारी हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल ना हो, ठीक है? तो ये कंपाउंड मतलब कि ऐसे यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है? मतलब ये बने प्राइमरी अमीन, ओके? तो ये रिएक्शन तब तक मतलब रिएक्शन होती है यानी जब तक ये बाकी हाइड्रोजन भी रिमूव ना हो जाएँ। मतलब यहाँ से प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन उसके बाद जो क्वाaternary अमीन है, ठीक है? क्वाaternary साल्ट वो भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ है। क्लोरोबेंजीन अब क्या होगा? क्लोरोबेंजीन के केस में बच्चों यहाँ आ जाएगी क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर आ जाएगी क्लोरीन लगी हुई है, ठीक है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन बेंजीन के साथ जब लग जाता है, तो ये बच्चे रेजोनेटिंग स्टेबलाइज़ होता है, ठीक है? रेजोनेंस स्टेबलाइज़ होने के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच में बच्चे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? सॉरी जो कार्बन और क्लोरीन है इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है? डबल बॉन्ड करैक्टर होने के कारण की जो ब्रेकेज है वो ईज़िली नहीं होती, इसी वजह से बच्चे नॉर्मल कंडीशन में एनिलीन जो है रिएक्ट नहीं करता। बाकी ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिएक्ट कर जाता है तो इसमें तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? वो चलो बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसे ये क्लोरोबेंज़ीन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? वो मतलब कंडीशंस कुछ और होंगी, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअल में वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद बचे नेक्स्ट है एन इथाइल इथअमाइन बॉइल्स एट 329.3 केल्विन एंड ब्यूटामाइन बॉइल्स एट 350.8 तो ऑल्दो बोथ आर आइसोमेरिक इन नेचर, ठीक है? तो मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 329.3 है, एक का 350.8 है। इसका कारण क्या रहेगा बच्चे? ये डिस्कस करते हैं कि इसका कारण क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो बच्चे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना दें, तो यहाँ पे आप लोग याद रखो कि जो अगर हम पहले की बात करें ए इथेन इथामाइन और दूसरा है ब्यूटेन अमाइन, ठीक है? ब्यूटेन अमाइन है, दूसरा ये है इथाइल इथेन अमाइन, ठीक है? तो अगर आप इसकी दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ तो है तो अमोनिया के डेरिवेटिव, ठीक है? एक में इथेन इथामाइन बन गया, ये हो गया फार्मूला, ठीक है? दूसरे के केस में क्या है? दूसरा है इथाइल अमाइन। अब इथाइल अमाइन के केस में यहाँ पे क्या आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, इस केस में 1 हाइड्रोजन मतलब ये सेकेंडरी अमीन है और ये प्राइमरी अमीन है। अब बच्चे सेकेंडरी अमीन जो है, इसमें एक हाइड्रोजन होने के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई नहीं होगी, ठीक है? इसमें इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 2 हाइड्रोजन होने के कारण क्योंकि नाइट्रोजन दूसरे ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इसकी वजह से ज़्यादा इंटेंसिफ़ाइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में होगी जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हायर होगा, ठीक है? तो यही हमारा क्वेश्चन है, 350 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? आगे एसाइलेशन ऑफ एलिनिन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इसका क्या आंसर रहता है बच्चे? ये हम करेंगे अब डिस्कस, ठीक है? एसाइलेशन, तो एसाइलेशन जो है ये क्यों होती है? पहले तो बच्चे देखिए एसाइलेशन की बात करें अगर हम एनिलीन एनिलीन ये आ जाएगा NH2 एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? CH3COCl ग्रुप के साथ रिएक्शन, ठीक है? इसकी रिएक्शन बच्चे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्यों करवाते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? बाई प्रोडक्ट बनेगा HCl, ठीक है? तो ये जो pyridine है वो हेल्प करता है इसको क्या करने में इसको रिमूव करने में, ठीक है? HCl को रिमूव करने में ताकि इसकी रिएक्शन जो है बैकवर्ड ना हो सके, ठीक है? तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा? NH C डबल बॉन्ड OCH यहाँ पे बेंजीन है, तो इसका नाम रहता है एन फिनाइल एसेटामाइड, ठीक है? एसेटामाइड, ओके? या फिर इसको हम एन फिनाइल
इथेनमाइड भी बोल देते हैं, ठीक है? एन फिनाइल सॉरी, एन फिनाइल एनामाइड, ठीक है? जैसे मर्ज़ी लिख एनामाइड, ओके? तो ये मुझे फाइनल प्रोडक्ट रहता है। इसका कारण क्या है कि जो pyridine है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये एक्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और इन ऑर्डर टू रिमूव द HCl व्हिच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करता है ताकि यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है? ये इसका आंसर रहेगा, ओके? उसके बाद बच्चों इसमें चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें और पार्ट है इसका, और पार्ट में बच्चे कन्वर्जन्स हैं, ठीक है? कन्वर्जन्स कैसे हैं? सबसे पहले हमने फिनोल को एन फिनाइल एथेन अमाइड में चेंज करना है। ये था एन फिनाइल एथेन अमाइड, इसमें एनिलीन को तो आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है फिनोल को इसके में कन्वर्ट करो। तो इट मीन्स फिनोल को हम डायरेक्टली अगर एनिलीन में चेंज कर दें पहले, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे उसके बच्चे अलग-अलग वे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हम इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें ज़िंक क्लोराइड की प्रेज़ेंस में, ये एनहाइड्रस यूज़ करेंगे, ठीक है? एट 570 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बच्चे चेंज कर जाता है एनिलीन में, ठीक है? किसमें? एनिलीन में चेंज कर जाएगा। आगे फर्दर आपने अभी रिएक्शन कर ही ली है, एसाइलेशन इसकी कर देना, ठीक है? ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? बाकी और भी बहुत सारे वेज़ हैं जैसे इसको फिनोल को आप ज़िंक के साथ रिएक्ट करवाओ, ज़िंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बेंज़ीन में चेंज कर जाएगा, बेंज़ीन की आगे फर्दर नाइट्रेशन करवा दो, ठीक है? तो नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेज़ेंस में और नाइट्रिक एसिड की प्रेज़ेंस में होती है, उसके बाद इसकी फिर आगे जा तो रिडक्शन करवा दो, ठीक है? रिडक्शन करवाने के बाद ये एनिलीन में चेंज कर जाएगा, लास्ट में फाइनल रिएक्शन जो अभी हमने ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है? तो डिफरेंट वे से आप रिएक्शन कर सकते हो। आगे है क्लोरोइथेन को मीथेन अमाइन में चेंज करना है। तो बच्चे क्लोरोइथेन में आप अगर देखो तो क्लोरोइथेन में तो बच्चों CH3, CH2, Cl 2 कार्बन आएँगी। इसको चेंज किसमें करना है? मीथेन अमाइन में। मीथेन अमाइन में बच्चे कितनी कार्बन है? 1 कार्बन है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? दिस इज़ द टास्क। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले हम इसकी क्या है इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे, ठीक है? अल्कोहल में चेंज करने के बाद इसकी बच्चे ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है? अल्कोहल में कैसे चेंज करना है? यहाँ पे एक्वस KOH ले लो, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन KMnO4 में के साथ करवा दो तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है अल्कोहल एल्डिहाइड के बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ठीक है? फर्दर इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देंगे आफ्टर हीटिंग, ये बच्चे बन जाएँगे अमाइड, ठीक है? अमाइड की फर्दर बच्चे हम हॉफमैन बोरॉन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। वो ब्रोमीन और KOH की प्रेज़ेंस में होती है, तो ये बन जाएगा मिथाइल अमाइन, ठीक है? तो ऐसे ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? तो इसको बच्चे आगे अच्छे से कर लेना। यस बच्चे नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इसमें क्या है प्रोपेन नाइट्राइल को इथेनॉल में चेंज करना है ठीक है प्रोपेन नाइट्राइल एक्चुअल में क्या होता है इसमें CH3 CH2 साइनाइड ग्रुप आ जाता है ठीक है तो साइनाइड की आप अगर हाइड्रोलिसिस कर दो ठीक है हाइड्रोलिसिस कर दो तो बच्चे आपको पता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस से इसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड में चेंज कर जाएंगे ठीक है इसमें चेंज करेंगे अमाइड में और अमाइड के केस में बच्चे यहाँ पे एक ये CN है तो ये CO मतलब 3 कार्बन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है यहाँ से CH3 CH2N CN इसको आपने चेंज करना है एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है? एसिटाल्डिहाइड में मतलब इथेन प्रोपेन नाइट्राइल को इथेनॉल में चेंज करना है, तो इथेनॉल में एल्डिहाइड ही ग्रुप होता है, ठीक है? तो ये पहले हमने अमाइड में चेंज कर लिया जिसमें कार्बन सेम रहती हैं, ठीक के बाद बच्चे हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे विद ब्रोमीन एंड KOH जो होती है हॉफमैन बोरॉन अमाइड डिग्रेडेशन या फिर रिएक्शन सीधी ठीक है तो जिसमें एक कार्बन क्या रहता है फिर कम रहता है ठीक है तो कम रहता है यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप अमाइड को अमाइन में चेंज कर दोगे ठीक है जी उसके बाद इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा देंगे नाइट्रस एसिड से बच्चे इसमें इथेनॉल बन जाएगी ठीक है इथेनॉल फर्दर इथेनॉल की आपको पता है अगर आप पीसीसी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिलेक्टिवली ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और एल्डिहाइड में क्या होगा यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगी मतलब ये बन जाएगा इथेनॉल ठीक है तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा ओके
उसके बाद बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ। ये बच्चे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक दिया है बच्चे NI वाटर, इसके में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे में बच्चे आपको दे दिया है कि Na वाटर 4 है, साथ में ईन ग्रुप आ गया, ठीक है? ईन ग्रुप है, इसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में चार्ज सेम है, लेकिन एक का कलर इसने दिया है ग्रीन और दूसरा का कलर बच्चे ब्लू शो कर रहा है। इसका बच्चे हमने आंसर बताना है कि ऐसा क्यों है? एक्चुअल में बच्चे आप लोगों को पता है जो वाटर है, वाटर एक वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है? क्या है? वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है? तो इसमें भी वाटर है, तो वीक फील्ड लिगैंड इसमें भी है। निकल सभी में है, 2 पॉजिटिव चार्ज इन दोनों निकल के ऊपर है। फ़र्क इसमें आ गया ईन, यही डिफरेंस डालेगा। ये डिफरेंस क्यों डालेगा? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है? तो वीक फील्ड लिगैंड जो है वो स्मॉल स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि यहाँ पे डी-डी ट्रांजिशन जो है वो होगी, लेकिन उसमें ग्रीन कलर वो शो करेगा, ठीक है? तो इस केस में ईन ग्रुप है जो कि क्या कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है जो कि स्प्लिटिंग बढ़ा बढ़ा देगा, ठीक है? स्प्लिटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो T2G और EG, ठीक है? ये ऐसे रहते हैं, आता है। तो डिफरेंस किसकी वजह से, आप सीधा लिख दो कि ई इन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, तो जिसकी वजह से मुझे उसमें क्या है, स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है? स्प्लिटिंग इंक्रीज़ कर जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के कारण, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ग्रीन कलर से ब्लू कलर दे देता है, ठीक है? उसके बाद मुझे राइट द फार्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कंपाउंड क्या दिया हुआ है? कंपाउंड है बच्चे ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है? ये हमारा की पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसका बच्चे आपने हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है, सेकंडली इसका फार्मूला बताना है। क्या था? ट्रेस इथेन, इथेन 1,2 डी डायमीन, जो जिसको हम ईन लिख देते हैं, ये 3 बार है। तो क्योंकि डाइडेंटेड लिगैंड होता है ये, ठीक है? 3 पॉजिटिव इसके ऊपर, क्योंकि कोबाल्ट 3 उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है? नेमिंग में देखिए 3 यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, तो ईन न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में है सल्फेट। ओके, तो आप इसको रीअरेंज कर लो, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे सल्फेट पे 3 आ जाएगा। ये चार्ज को रिमूव कर देना है, 3 और 2 को क्रिस क्रॉस कर देना है, ठीक है? तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब बच्चे इसकी बतानी है हमने हाइब्रिडाइजेशन, के कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आर्गन 4s2 3d7, ठीक है? जिसमें से 3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d6, ठीक है? 3d6 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ जाएंगे विद 1 पेयर्ड, ठीक है? पेयर्ड, और यहाँ पे 4s है, फिर एम्प्टी हो गए और साथ में 4p है, ये भी एम्प्टी हो गया, ये 3d बन गया, ओके? उसके बाद बच्चे ईन ईन ने क्या करना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 6 बनाने थे, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देनी है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। अगर इसने पेयरिंग कर देनी है तो क्या होगा इस केस में 1, 2, 3, ठीक है? 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चे ईन ग्रुप लगेगा, कैसे लगेंगे? उसको हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, क्योंकि आपको पता है ईन जो है डाइडेंटेड लिगैंड है, एक ये ऑर्बिटल यूज़ कर लेगा, एक ये कर लेगा, ठीक है? ऐसे ही ये ऑर्बिटल यूज़ कर लेगा और एक ये यूज़ कर लेगा, एक ईन और मॉलिक्यूल, दूसरा ईन मॉलिक्यूल, एक ये, एक ये, ठीक है? तो ये बन गई D2, ठीक है? D2sp3, ठीक है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की आएगी, ओके? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? E2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके? उसके बाद बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट, इसका और पार्ट है। उसमें क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज T2 T2G3, ठीक है? T2G3, ओके? क्या है यहाँ पे? 1 है, ओके? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बताई हुई है। इस दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और ए लो स्पिन। बच्चों यहाँ पे T2G आपको पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इस केस में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर Eg वाले होते हैं। क्योंकि इस केस में क्या है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में अनपेयर्ड हैं, ऊपर एक चला गया। इट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है,
ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फ़ील्ड से, जिसकी वजह से बच्चे इसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है? क्या है? हाई स्पिन। यहाँ पे देखिए स्पिन जो है सिंगल स्पिन ज़्यादा है, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही होता तो ये लो स्पिन बन जाना था, लेकिन ये यहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद इसकी क्रिस्टल फ़ील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनानी है, वो मैंने बना ही दी है यहाँ पे, ऐसे ही बनानी थी, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा-सा चेंज कर देना, पहले 5 ऑर्बिटल ऐसे लिखने हैं, जो फ्री मेटल आयन के रहेंगे, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल फ़ील्ड में इसकी एनर्जी रेज़ कर जाती है, फिर पाँचों के पाँचों आपने यहाँ लिख देने, उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग कर ठीक है? ये इसकी क्रिस्टल फ़ील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम रहती है, ओके? आगे है अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग कि टाइटेनियम 4 इज़ मोर स्टेबल दैन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3 इसका कारण क्या रहेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टाइटेनियम की 3D 4s2 रहती है, तो क्योंकि ये 4 पॉज़िटिव इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाने हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? उसके बाद आगे क्या है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल ions of the same charge give the series show the progressive decrease in the radius with the increasing atomic number, ठीक है? तो बच्चे इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है वो आयन जो अगर सेम चार्ज है वहाँ पे तो जो सीरीज में प्रोग्रेसिव डिक्रीज होगा इन दी रेडियस विद इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर। इसका कारण क्या रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में एंटर करेगा विद ईच टाइम न्यूक्लियर चार्ज भी जो है इंक्रीज करेगा प्रोग्रेसिवली बाय 1 यूनिट, ठीक है? तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इफेक्टिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आयनिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है? तो ये वर्डिंग में है, वर्डिंग में आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके जो सॉल्यूशन है वो डाल भी देना है, बाकी आप सीबीएसई साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद बच्चे जिंक इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जिंक के केस में बच्चे 3D10 सिस्टम है, ठीक है? तो 3D10 सिस्टम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चे हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो कम रहती है, ठीक है? लेकिन आयरन और क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो ज़्यादा रहती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आएँगे 3D में भी और क्रोमियम में भी, ठीक है? तो ये बच्चे इसका कारण है रहता है, ओके? उसके बाद मतलब हाई एटमाइज़ेशन एनर्जी आप बोल सकते हो कि ज़िंक की कंपैरेटिवली लो है ड्यू टू दी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होकर के एंथैल्पी ऑफ एटमाइज़ेशन हाई रहती है, इसी वजह से ये रहते हैं हार्ड, ठीक है? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज़ एल्कीन मॉलिक्यूल ए है, ए मॉलिक्यूल है जिसका फ़ॉर्मूला है C5H10, ठीक है? 5 कार्बन है वहाँ पे, ओज़ोनोलाइसिस के बाद वो 2 कंपाउंड देता है, एक बी कंपाउंड और एक सी कंपाउंड। बी कंपाउंड है, वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है? लेकिन कंपाउंड सी जो है, वो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं दे रहा, आइडोफॉर्म के साथ भी बट फॉर्म्स दी आइडोफॉर्म, ठीक है? आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, फिलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं दे रहा। तो कंपाउंड ए, बी, सी हमने आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद बच्चे आइडोफॉर्म के साथ उसकी रिएक्शंस भी लिखनी है। तो बच्चों इस केस में सबसे पहले तो याद रखना, ये अल्कीन मॉलिक्यूल जब ओज़ोनोलाइसिस होती है उस केस में बच्चे एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। इसमें ये फार्मूला है, तो जिस केस के साथ इसमें ओज़ोनोलाइसिस जैसे होगी, यहाँ पे पहले ओज़ोनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है? ओज़ोनाइड कॉम्प्लेक्स की फर्दर हम ज़िंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, ठीक है? तो जिसकी वजह से ये फिर क्या है, फ्री रेडिकल ब्रेकेज वहाँ पे होती है, जिसकी वजह से एक साइड बन जाता है बच्चे एल्डिहाइड, ठीक है? और दूसरी साइड यहाँ पे बनेगा कीटोन, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन के साथ साथ रिएक्शन करता है, कीटोन नहीं करता। इट मीन्स जो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो बच्चे हो गया ए बी कंपाउंड, ये आपका ए कंपाउंड बन गया और ये बन जाएगा सी कंपाउंड, ठीक है? जो कि फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है? आगे बच्चे बारी आ रही है अब कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देते हैं, ठीक है? तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बच्चे रिएक्शन ही लिखनी है आप लोगों ने।
तो सबसे पहले तो एसिटाल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, CH3HO, ठीक है? तो आपको पता है ये कॉपर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फिलिंग सॉल्यूशन, ठीक है? फिलिंग सॉल्यूशन और बच्चे इसमें क्या बनते हैं एसीटेट आयन, साथ में बच्चे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे और साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? इसके रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे होते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चे जो इथानॉल है सॉरी एसीटोन है, सेकंड जो बना वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है? नो रिएक्शन, ओके? तो मतलब ये सही कंपाउंड बन गया, ठीक है? उसके बाद बात यहाँ पे ये हो रही है कि आयोडोफॉर्म के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? इसको दोबारा लिख लेना यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ, ये आ जाएगा 3I2 प्लस 3NaOH, ठीक है? जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे येलो कलर के कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है? येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं जो होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है? HI साथ में HCOONA ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बन जाएगा। तो एसीटोन के साथ भी बच्चे ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है? एसीटोन के साथ क्योंकि ये कंडीशंस होती हैं, ये इसमें ये ग्रुप होना चाहिए, ओके? CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है? लेकिन अगर CH ग्रुप ना हो तो फिर फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं होती, ठीक है? तो इसमें भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे बच्चे, साथ में बाई प्रोडक्ट जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है? ये रिएक्शन रहता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है ऑब्जर्व दी फॉलोइंग, और इसमें बच्चे आप लोगों ने क्या है बिलो इसके आंसर बताना है। इसमें बच्चे कौन सी प्रोसेस चल रही है, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, ठीक है? इलेक्ट्रोडायलिसिस की एप्लीकेशन वहाँ पे यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद कैन दी प्रोसेस अक्कर विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बच्चे हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है? तो उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस हम बोल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ओके? उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन द रिएक्शन एन मिथाइल इथेनामाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है? ये रिएक्शन बच्चे क्या है एक्चुअल में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एक हेंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम हेंसबर्ग रिएजेंट। इसमें बच्चे आपको जो कंपाउंड दिया है वो है एन इथाइल इथेनामाइन, ठीक है? एन इथाइल इथेनामाइन है। तो एन इथाइल इथेनामाइन यानी कि सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन को आप जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, ऐसे करवाना है बच्चे। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये होता है, तो इसके साथ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या आएगा C2H5NH5, यहाँ से बच्चे ये HCl निकल जाता है, बाकी सभी को आपने फ्यूज कर देना है, ठीक है? तो ऐसे जोड़ोगे तो इसका नाम बच्चे अब हमने लिख देना है, तो ये होता है एन डाई इथाइल, एन डाई इथाइल, नाइट्रोजन के साथ दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, साथ में क्या आ गया बेंजीन, ठीक है? सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड जो है ये फॉर्मेशन रहती है, इसके बच्चे व्हाइट रेजिड्यू, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड को अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन, तो क्या बनेगा? बच्चों पहली बात है यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला लिख लो। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला ये रहेगा, इसको आप अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बच्चे ऐसे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स होगा NH2, ठीक है? इसके बाद इसमें 2 हाइड्रोजन जो हैं अभी हैं, ठीक है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो इसकी अगर आप मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये अमोनोलाइसिस कर देगा, जिसकी वजह से 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन रहेगा और ये HCl की फॉर्म में निकल जाएगा और साथ में मिथाइल ग्रुप ऐसे बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये बना देगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है? सेकेंडरी अमीन की प्रेपरेशन होगी, ठीक है? आगे है एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन कैसे रहता है? ये बच्चे एक नेम रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं हम, जिसमें क्या है कि एनिलीन को हमने क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्ट करवाया तो KOH की प्रेजेंस में ये बच्चे आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड, ठीक है? बाकी इसमें बाई प्रोडक्ट रहेंगे KCl एंड वाटर, ओके जी? तो इसको कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है? तो ये आपकी बच्चे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये बच्चे आईयूपैक नेम देना है कंपाउंड का, इसमें आईयूपैक नेम जो है क्या रहेगा? इसका ना नेम बच्चे एन इथाइल, देखिए ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। आपको पता है इथाइल हम पहले लिखते हैं एन इथाइल, एन मिथाइल, ठीक है? इनका नेम तो क्लियर हो गया, उसके बाद बेंज़ामाइन इसका नाम आता है, ठीक है? बेंज़ेन माइन, ठीक है? ये इसका नाम आएगा बेंज़ीनामाइन, या फिर हम सीधा इसको बाकी यहाँ तक सेम लिख के साथ में ऐसा भी लिख सकते हैं एन इथाइल, ठीक है? एन मिथाइल के बाद साथ में एनिलीन, ठीक है? एनिलीन भी हम नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आईयूपैक नेम पूछा है तो ये करेक्ट नेम आईयूपैक, ये भी सही है वैसे तो। आगे बच्चे कंप्लीट करना है रिएक्शन, कंप्लीट करने के लिए बच्चे सबसे पहले देखो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। जैसे इसकी रिडक्शन होगी तो ये इसको बच्चे एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? एनिलीन की फर्दर जो अभी हमने रिएक्शन की थी ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन आनी है। करी नहीं है पहले, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन आएगी तो क्या होगा? NH2 यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो एवरी ऑर्थो एंड पैरा पोज़ीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय द ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। उसके बाद बच्चे डाईएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन है ये तो, ठीक है? तो डाईएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन में आपको पता है साल्ट बन जाता है। डाईएज़ो ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में Cl ग्रुप आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे चेंजेज़ आनी है। उसके बाद इसकी बाल्ज़-सीमन रिएक्शन आ गई। बाल्ज़-सीमन रिएक्शन आपको पता है फ्लोरो जो है ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे Br तो Br रहना ही है, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन आ जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ द लास्ट ये फ्लोरीन आएगी यहाँ पे फ्लोरीन लिख लेना, ओके? तो ये लास्ट प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट बच्चे क्या है रिप्रेजेंट दी सेल। ये आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है और इसके में आपने ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है। आपने बच्चे यहाँ से ई सेल की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले तो रिएक्शन में क्या है एल्यूमीनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है? और जो साथ में कैडमियम है, कैडमियम तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कैडमियम ऐसे बना रहा है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी? Al टी सी डी पॉजिटिव एरो 2AlCl3 पॉजिटिव और साथ में यहाँ पे 3D, ठीक है? 3CD ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी? तो इसके बाद बच्चे अब आगे बात क्या आनी है? अब आगे हमने ई सेल की वैल्यू निकालनी है। तो ई सेल का फार्मूला नॉनस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन। तो एनोड इसमें मुझे एल्यूमीनियम ही एक्ट कर रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो 1.260 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6 कंसंट्रेशन यहाँ पे ये है। देखिए जो एनोड की कंसंट्रेशन है यानी कि एल्यूमीनियम वो है 0.01 रेज़ टू पावर कितनी आएगी? एल्यूमीनियम के साथ के कोएफ़िशिएंट 2 है, कैडमियम के साथ जिसकी 0.1 है उसकी पावर 3 आएगी, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद बच्चों ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10 रेज़ टू पावर -1, ठीक है? फिर 10 रेज़ टू पावर एक्चुअल में ये कितना आ जाना है 10 रेज़ टू पावर -4 और नीचे 10 रेज़ टू पावर -3 बन रहा है। ये इसके साथ घट जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1 इसको हम लिख देंगे 1/10, ठीक है? या फिर सीधा आप क्या करो ये -1 आगे ले जाना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1 रहती है तो इट मीन्स ये आ जाएगा 1.260 प्लस साथ में क्या आएगा बच्चे? साथ में ये फैक्टर आ जाना है 1.009 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9 विल इन वोल्टेज, ठीक है? तो ये आंसर हमारा ई सेल का आएगा। आगे 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल देन देन इन हायर ऑक्सीडेशन एज़ कंपेयर्ड टू द लोअर ऑक्सीडेशन। बच्चों जो फ्लोरीन है ये स्टेबलाइज्ड होते हैं इन दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण क्या है? क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी इनकी ज़्यादा रहती है फिर या फिर बॉन्ड एंथैल्पी जो है ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है? उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन होगा? तो बच्चे पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, ठीक है? तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो रहता है 3D इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएँगे, ठीक है? कोबाल्ट 27 है, तो ये 3D6 आ जाएगा। 3D सेकंड ये 3D7 4s2 3D7 रहेगा। उसके बाद सिल्वर है ये 3D0 सिस्टम हो जाएगा। 3D नहीं सॉरी इसके इसमें
मतलब D0 सिस्टम हो जाएगा सिल्वर के केस में, ठीक है? कॉपर को फैमिली को बिलॉन्ग कर रहा है ना, तो टाइटेनियम टाइटेनियम 4 पॉज़िटिव है, ये बचे 3D0 सिस्टम है, ज़िंक भी 3D0 सिस्टम हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में है, यही बचे अट्रैक्टेड होगा, ठीक है? कोबाल्ट, ओके? it has been observed that the first ionization of the 5D series transition element are higher than that of 3D and 4D सीरीज़। कारण क्या है बच्चे? क्योंकि 4D 5D सीरीज़ में 4F की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है? वीक शील्डिंग होगी उसकी, ठीक है? इसकी वजह से बच्चे जो फर्स्ट आयनाइज़ेशन एंथैल्पी है 5D की क्या रहती है? ज़्यादा, ठीक है? देन दी 3D एंड 4D क्योंकि इसमें 4F की तो इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, f ऑर्बिटल होते नहीं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का वहाँ पे चांसेस नहीं। इसकी वजह से 5D जो है इनकी फर्स्ट आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी जो है ज़्यादा रहती है, ठीक है? आगे बच्चे क्वेश्चन ये हो गया ना इसमें यस आगे क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें क्या ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर यहाँ पे आपने कुछ आंसर्स बताने हैं बच्चे सबसे पहले इसमें जो मैग्नीज है मैग्नीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है ये देखिए मैग्नीज यहाँ पे है ठीक है तो ये फिगर आपकी बुक में दी हुई है डी डी ऑर्बिटल जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है ठीक है ये चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो ये बच्चे इसमें क्या है मैग्नीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से है क्रोमियम क्रोमियम का ज़्यादा है मैग्नीज का कम है कारण क्या है कारण इसमें रहेगा बच्चे कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के केस में सबसे ज़्यादा होते हैं ठीक है मैग्नीज के केस से ज़्यादा होते हैं और बच्चे इसकी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक बॉन्डिंग होगी मेटल बॉन्डिंग और जिसकी वजह से डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट लोअर रहते हैं, ठीक है? आंसर आप लोग सॉल्यूशन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो बच्चे नेक्स्ट है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज़ कंपेयर टू द 4D सीरीज, ठीक है? तो बच्चे इसका कारण क्या रहता है क्योंकि देयर इज़ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल-मेटल बॉन्डिंग इन केस ऑफ कंपाउंड विद द हेवी मेटल्स, ठीक है? जिसमें 4D और 5D जैसी सीरीज की वजह से, ठीक है? जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या रहते हैं? लोअर रहते हैं, ठीक है? ऑफ देन ऑफ द 3D सीरीज़, ठीक है? तो कारण क्या है? क्योंकि मेटल-मेटल बॉन्डिंग जो है इन द कंपाउंड्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक 4D थे और 5D सीरीज़ वो बच्चे ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहती हैं और जिसकी वजह से व्हिच अकाउंट फॉर द लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द 3D सीरीज़, ठीक है? आगे क्वेश्चन है इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ आइडेंटिफाई द एंड नेम द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ठीक है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें बच्चे किसका आ रहा है टंगस्टन का डब्ल्यू ठीक है तो ये आंसर रहेगा आगे बच्चे लास्ट क्वेश्चन है इसका 5 मार्क्स का ये बच्चे सेंटेंसा है इसको बच्चे पढ़ने के बाद ये आंसर आएगा अपन लोग इसको रीड कर लेना इसमें न्यूक्लियस दो तीन बातें हैं मैंने चलो देख रखी हैं तो एक तो बच्चे न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो जो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए 1:1 रहती है ठीक है और स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन okay according to this question and according to this whole passage ठीक है इस पैसेज में बच्चे आगे हैं कि मोस्ट कॉमन नेचुरल रेडियो एक्टिव जो ह्यूमन के लिए है वो कार्बन 14 और पोटाशियम 40 बच्चे कार्बन 14 डिके द मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजन एटम और पोटाशियम जो है डिके करता है मोस्ट स्टेबल डिके टू द स्टेबल कैल्शियम एटम ठीक है कार्बन 14 किस में चेंज कर देता है नाइट्रोजन में और जो पोटाशियम 40 है वो कैल्शियम में चेंज करता है, ठीक है? स्टेबल, ओके? तो ऐसे ही बच्चे बाकी जो सेंटेंस है ये पढ़ लेना इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस पूछे होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि व्हाई कार्बन 14 रेडियो एक्टिव व्हाइल कार्बन 12 इज़ नॉट तो बच्चे इसका आंसर तो यही रहेगा क्योंकि इसकी जो रेशो रहती है कार्बन 40 की वो 2.3:1 ठीक है? ये रहती है, ठीक है? मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होने के कारण ये रेडियो एक्टिव है। ओके, इसका आंसर हमने यही देना है। ठीक है? कार्बन 12 की रेशियो जो है 1:1 ही रहती है। स्टेबल किसकी रेशियो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की। आगे बचे हैं रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट लाइक डायनासोर बोन्स डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो। हाउ वाज द एज ऑफ द एज ऑफ हाउ हाउ वाज द एज ऑफ द फॉसिल एस्टिमेटेड? बच्चे एज ऑफ दी जो फॉसिल्स हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए हम कार्बन 14 ठीक है डिके ये यूज करते हैं ठीक है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे हैव
द कार्बन 14 व्हिच डिके विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड बैक वन दी वन वंस दी ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है? दिया हुआ है एक्चुअल में। व्हिच आर दी टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिके हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में बच्चे कौन-कौन सी जो है डिके होती है? इसमें बच्चे कार्बन 14 है, तो मैंने अभी बताया था कार्बन 14 जो कि नाइट्रोजन में चेंज कर जाता है ह्यूमन बॉडी में, और पोटेशियम जो है 40 ये चेंज कर जाता है किसमें? कैल्शियम में, ठीक है? तो ये डिकेज़ होती हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, सपोज द ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम कार्बन 14, इट्स टाइम ऑफ डेथ इज एट द टाइम ऑफ इट्स डेथ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन रिमेन आफ्टर 10,320 ईयर्स, ठीक है? 300 10,000 ईयर्स। एंटीलॉग इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है, इसके लिए बच्चे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारा रहेगा T इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ C नॉट अपॉन CI, ठीक है? ये इसमें जो C नॉट है, ये आपको गिवन है 20, आपने CI की वैल्यू जो CI या CT लिख लो, CT जो है वो आप लोगों ने निकालनी है। K की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? देखिए टाइम पीरियड आपको गिवन है 10,000 320, ठीक है? ए की वैल्यू कैसे निकालनी है? इसके लिए बच्चे हाफ लाइफ पीरियड जो आपका टेबल है, ठीक है? जो आपका ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, वो है इसका कि अराउंड 60,000 ईयर्स, ठीक है? सॉरी, जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है वो है 6,000 ईयर, ठीक है? ये यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आपने निकालना है। तो ये वैल्यू यहाँ पे कार्बन जो के की वैल्यू निकालने के लिए 0.693 को 6000 के साथ आप डिवाइड कर दोगे, टी निकल जाएगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो, लॉग ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व करने के बाद एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के बाद आप इसकी लॉग सी नॉट अपॉन इक्वल टू टी इन के अपॉन 203, ठीक है? टाइम दिया हुआ है 10,320 इंटू 2.303 डिवाइड बाय सॉरी, यहाँ पे के की वैल्यू गिवन थी, के कितना देगा 0.693, और 6000 नीचे आ जाना है 2.303, ठीक है? अब यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू आपको 20 गिवन है, वो आप पुट कर दोगे तो लॉग 20 माइनस लॉग सी टी, ठीक है? तो लॉग 20 की वैल्यू तो बच्चे निकल जाएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, या सीधा आप ऐसा करो, इसकी एंटी लॉगिंग ले लो, एंड ऐसा करो लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, इसको ऐसे रहने दो, इसको सारे को सॉल्व कर लो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें मतलब कि वैल्यू आएगी, वो आएगा 0.17 0.517, ठीक है? अब इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो सी नॉट के साथ इसकी डिवीजन, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो कितनी है 20 डिवाइड बाय 0 पॉइंट जो एंटी लॉग इसका आएगा वो आएगा 3.289, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकल, ठीक है जी? तो मतलब मैंने फार्मूला बता दिया, फार्मूला बताने के बाद इसका आंसर आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको आपने पैसेज को रीड करके उसके बाद इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है? इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रॉक्सिमेटली हाउ ओल्ड द फॉसल with 12 gram of carbon 14 if initially possess 32 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है? यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू दी हुई है 30 नॉट, सी टू जो है वो 12 ग्राम दे दिया, सी टी, ठीक है? मतलब ये फार्मूला लगाना है, सी नॉट की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो दूसरे फार्मूले में सी नॉट की वैल्यू यहाँ पे टी नॉट इज़ गिवन 32 ग्राम, और सी जो है वो 12 ग्राम गिवन है, ठीक है? जो हाफ लाइफ पीरियड है वो आपने निकाल ही लिया है 0.693 डिवाइड बाय 6000, ठीक है? ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, उसके बाद आपने टाइम पीरियड जो है वो निकाल लेना है, ठीक है? टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा, फाइन। तो ये बच्चे क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों ने अब कर लेना है, ठीक है? तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। इसको बच्चे आप सैंपल पेपर को आप लोग खुद सॉल्व कर लें।